Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover the second chapter of political science, endobipolarity. If you haven't watched my previous video, go check it out. Link is provided in the description box क्योंकि ये chapter उसी के आगे further है. It will help you. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, go subscribe and hit the bell icon so you'll never miss any update regarding your studies. So without wasting our time, let's begin. And the chapter is endobipolarity. I'm going to cover all the topics that are given on your screen. Half of the topic I'm going to cover in this video and leftover topic I'm going to cover in the next video. So topics are Berlin Wall, what was the Soviet system, Gorbachev and disintegration, why did the Soviet Union disintegrate, consequences of disintegration, shock therapy and its consequences. So let's start with the first topic, Berlin Wall. बर्लिन वॉल हमारी कंस्ट्रक्ट हुई थी 1961 में. बर्लिन एक स्टेट है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन हमारी. बर्लिन को जो था डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के लिए, क्योंकि जो ईस्ट बर्लिन था वो हमारा था सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, और जो हमारा वेस्ट बर्लिन था वो था यूएसए के साथ, कैपिटलिज्म. सो उन्होंने क्या करा था कि बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन. तो इसके लिए उनको एक वॉल बनानी पड़ी 1961 के बीच में, जिसे कहते हैं बर्लिन वॉल. और जब ये कोलैप्स हुई 1989 में, इसी को पहला इवेंट कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने लगा था. कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल, मैंने नीचे स्टार मार्क में भी लिखा हुआ, कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर. पता है आपको कि जो यूएसएसआर है वो बिल्कुल अच्छे से जब कोलैप हुआ था वो 1991 में हुआ था. पर जो उसका फर्स्ट ओकेजन जब स्टार्ट होना शुरू हो गया था कोलैप्स, तो उसमें से सबसे पहला ओकेजन था वो था यही था हमारा बर्लिन वॉल, कि जब बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गई थी 1989 के बीच में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्लिन वॉल. इसके बारे में आपको ब्रीफ में भी पढ़ाया जाएगा, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में इसी वीडियो में बता दूंगी कि ये कैसे कोलैप्स हुई, क्यों कोलैप्स करी, क्यों बर्लिन के लोगों ने सोचा कि हमें इसे मिटा देना चाहिए और हमें एक ही आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म के साथ काम करना चाहिए. सो वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट पे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम क्या था, कब बना, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सोवियत सिस्टम जो था इस्टेब्लिश हुआ था 1917 में. यूएसएसआर कहते हैं जिसे, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या था. जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम किस आइडियोलॉजी पे चलता था, कम्युनिज्म पे. कम्युनिज्म क्या फॉलो करता था, इकॉनमी वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि सारी इकॉनमी जो है वो सारी कंट्रोल करी जाएगी बाय द हैंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सारी. ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी रहेगी उसमें, वन पार्टी डोमिनेंस होगी, कोई भी ऑपोजिशन नहीं खड़ा होगा. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया में काफ़ी सारी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एंड काफ़ी सारी हैं. पर उस टाइम पे जो था यूएसएसआर के बीच में एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और वही खड़ी होती थी हर बार इलेक्शन में. कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं थी, तो हमेशा वही जीत जाती थी. तो उनके पास क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस था. अब हम पढ़ेंगे इकॉनमी कैसी थी यूएसएसआर की. इकॉनमी जो थी वो फुली डेवलप्ड थी देन अदर नेशन एक्सेप्ट यूएसए, की बहुत ज़्यादा डेवलप थी उनकी इकॉनमी, बट यूएसए से ज़्यादा जो थी वो डेवलप नहीं थी. फीचर्स ऑफ यूएसएसआर पढ़ते हैं अब हम. कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत अच्छा था और काफ़ी एरिया तक तो जो था फैला हुआ था. वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, आयरन एट्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज भी थे, ऑयल भी थे, आयरन भी थे, और काफ़ी ज़्यादा अदर रिसोर्सेज भी थे उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं थी. अप टू डेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दैट कनेक्टेड रिमोट एरिया. अब उनकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी वो भी अप टू डेट थी, वो सारे रिमोट एरिया, रूरल एरिया को कनेक्ट करती थी. ये नहीं थी कि अगर कोई रूरल एरिया है उनमें तो उसको जो थी ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं पहुँचेगी. बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था. इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार, कि उनके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी जो सब कुछ प्रोड्यूस करती थी, पिन्स टू कार मतलब एक छोटी सी सुई से लेके बड़ी बड़ी कार्स तक. दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच विद वेस्टर्न कैपिटलिज्म कंट्रीज़, पर उनकी जो क्वालिटी थी वो मैच नहीं करती थी वेस्टर्न कैपिटलिज्म कंट्री. अब वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक कंट्री कौन सी है, इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट यूएस, की यूएस के साथ उनकी जो थी क्वालिटी जो थी वो मैच नहीं करती थी, कि सबकी बनाते वो सब कुछ थे पर जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. इन शॉर्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन्होंने क्या करा था, सबके मतलब जितने भी लोग उसमें इंक्लूडेड थे यूएसएसआर में, उनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो बेसिक नीड्स होते हैं, सिविल राइट्स, वो सारे दिए गए थे. सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, सब्सिडीज़ दी जाती थी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कि सारे जो है पीपल्स जो हैं वो अफोर्ड कर पाएँ इस चीज़ को.
नो अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं थी कि किसी को जॉब ना मिले, क्योंकि उनके पास खुद की इंडस्ट्रीज थी, उनमें काम देते थे वो लोगों को। स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट, लैंड जैसे स्टेट ओनरशिप डोमिनेंट, की जो लैंड वगैरह थी वो सारी किसके हाथ में थी, स्टेट के हाथ में थी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है वो सारी वर्क ही किस पे करती है, कि सब कुछ जो है हैंड में किसके होगा, स्टेट के हैंड में होगा। नाउ लेट्स सी द पॉलिटिकल सिस्टम ब्रीफली। ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन था उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था। उन्होंने जो सिटीजन थे उस कंट्रीज़ के, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं थी और किसी को फ्रीडम भी नहीं थी बोलने के लिए। डेमोक्रेसी कैसे नहीं थी, कि कई भी लोग जिनके राइट्स जो थे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो इसके लिए बोल नहीं सकते थे किसी को भी जाके कि उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही। पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट्स इन जोक्स एंड कार्टून्स। अब जो लोग थे वो हमेशा अपना जो भी कोई, अगर उनको अपना गुस्सा निकालना है तो वो जोक्स और कार्टून्स के मतलब एक ज़रिया लेके उस पर, जैसे न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, कई बार न्यूज़ में न्यूज़ चैनल पे लगा लें तो कई बार न्यूज़ चैनल में भी आ रहे होते हैं कई कार्टून जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि ऐसे जोक्स बनाते हैं उन पे। सो वो बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते थे, पर डायरेक्टली जाके वो उनके सामने नहीं बोल सकते थे, ना ही वो कोई कंप्लेंट कर सकते थे उनके अगेंस्ट। कम्युनिस्ट हैड अ टाइट कंट्रोल ओवरेबल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनकाउंटेबल टू पीपल्स। जो कम्युनिस्ट थे उनका बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल था सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। एंड वॉज अनअकाउंटेबल। अनअकाउंटेबल क्या मतलब है, कि डू नॉट आंसर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय पीपल। वो समझते थे कि हमें इनको आंसर देने की, इनको जवाब देने की कोई लोड नहीं है, ये चाहे जहाँ मर्जी जाए, हमें सिर्फ अपना क्या करना है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करना है। एज यू नो दैट यूएसएसआर ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक, मैंने पहले बताया कि 15 रिपब्लिक है मेनली इसमें। एंड रशिया वॉज द ओनली रिपब्लिक दैट डोमिनेटेड एवरीथिंग। रशिया क्या था, हमेशा डोमिनेटेड में आता है, तभी हम कहते हैं कि यूएसएसआर में जो है 15 रिपब्लिक हैं, रशिया एंड 14 अदर। पर हम 14 अदर का नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो रशिया था वही जो ज़्यादा था डोमिनेंस में था। एंड पीपल फ्रॉम अदर नेशन फील निगलेक्टेड एंड सप्रेस्ड। जो अदर नेशन के लोग थे वो हमेशा इग्नोर कर दिए जाते थे, उन्हीं को ज़्यादा जो थी ये डिफ़िकल्टीज जो थी आ रही थी, फ्रीडम लाइक एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच या लैक ऑफ डेमोक्रेसी। और उनको क्या था, बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था, वो अपना जितना गुस्सा था वो जोक्स और कार्टून्स के द्वारा जो था निकाल रहे थे। टेक्नोलॉजी एंड आर्म रेस। टेक्नोलॉजी में जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे था वेस्ट से, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी थी। टेक्नोलॉजी और एनर्जी पावर रिसोर्सेज भी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इंस्टेड कि अभी सोवियत यूनियन प्रोवाइड सब कुछ कर रहा था पिंस टू कार, बट उनकी जो क्वालिटी थी वो मैच नहीं कर पा रही थी वेस्ट की क्वालिटी के साथ। वेस्ट की क्वालिटी जो थी काफ़ी अच्छी थी, और पोलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उनकी यूएसएसआर। तो ये तो हमें पता ही है, अभी हमने पहले पीछे वाले टॉपिक में देखा। एंड इन आर्म रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्म रेस उनको जो थी, मैंने पहले ये मैंने आपको कोल्ड वॉर के लास्ट पार्ट में बताया हुआ है कि जो वो तो आर्म रेस मतलब वेपन्स की जो रेस चल रही थी वो मैनेज करके रखते थे, चाहे उनको किसी का भी कोई भी फाइनेंस उन्हें और कोई कम ना करना पड़े। जैसे क्योंकि आर्म रेस जो थी उनको रखना पड़ रहा था, अगर यूएस उनके ऊपर अटैक कर देता उनके पास वेपन्स कम पड़ जाते। सो इसलिए उनको जो थे अपने वेपन्स जो थे वो टाइम टू टाइम बिल्कुल मैच करने पड़ते थे यूएस के साथ, कि अगर उनके फॉर एग्जांपल उनके पास 1000 वेपन्स हैं और उनके पास 999 है, तब भी उन्हें 1 लेके जो थे 1000 करने पड़ते थे कि कम ना पड़ जाए। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताया कि बिल्कुल टाइम टू टाइम वो मैच रखते थे। अब हम बात करेंगे 1979 में जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ। ये आपको इसी के साथ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम के साथ ही आपको एक छोटा सा पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जब सोवियत इन्वेजन जो अफगानिस्तान में हुआ तब जो इकॉनमी थी बिल्कुल जो पूरा सोवियत सिस्टम था वो क्या हो गया था, वीक हो गया था। कंज्यूमर गुड्स जो थे वो डिक्रीज़ हो गए थे, इम्पोर्ट हमारा इंक्रीज़, बल्कि जो हमें फूड भी था वो भी हमें दूसरी कंट्रीज से मंगवाना पड़ रहा था। टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी। टेक्नोलॉजी तो हमें ऑलरेडी पता है कि बैकवर्ड थी, पर जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज़ की एडवांस होती जा रही थी, उनकी क्वालिटी अच्छी होती जा रही थी, जो सोवियत सिस्टम की जो थी टेक्नोलॉजी वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होती जा रही थी। ओवरऑल इकॉनमी हमारी जो थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि 1979 में जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़े, तो आप ये चारों कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो। वैसे मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं अपलोड करूंगी जल्दी ही, जब मेरा एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही अपलोड होगी। Now let's move to the next topic, Gorbachev and disintegration. This is one of the most important topic of this chapter.
बाकी भी इम्पॉर्टेंट है बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ कि गोर्बाचेव थे कौन। गोर्बाचेव थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 में, जो थे हमारे जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ही सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो रिफॉर्म लाता हूँ इस सिस्टम में, सोवियत सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होता जा रहा है, तो क्यों ना इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए। रिफॉर्म दैट गोर्बाचेव वांट, जो रिफॉर्म गोर्बाचेव क्या क्या रिफॉर्म चाहते थे। पहला रिफॉर्म वो ये चाहते थे, ही वांट्स टू टेल पीपल अबाउट द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए। जो सोवियत यूनियन के लोग थे उनको ये बताना चाहते थे कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हो टेक्नोलॉजी में, जो यूएसए है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में। एंड वांट टू रियलाइज पीपल दैट दे आर लैग्ड बिहाइंड। लोगों को ये बताना चाहते थे कि आप और भी मेहनत करो कि हम जो है उनके साथ मैच कर सके अपनी टेक्नोलॉजी, आप लोग काफ़ी पीछे हो। सेकेंडली जो सेकेंड रिफॉर्म वो लाना चाहते थे वो था डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम लाना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जो थी हमारी एक ही पार्टी चल रही थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा वही इलेक्शन में खड़ी होती थी और वही जीत जाती थी। अब जो थी नई पार्टी की ज़रूरत थी, तो वो डेमोक्रेसी भी लाना चाहते थे। पर एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, रिफॉर्म का रिवर्स इफेक्ट हो गया। रिवर्स इफेक्ट कैसे हुआ मैं बताती हूँ। कि अब वो क्या चाहते थे कि मैं लोगों को बताऊँ कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा, हम टेक्नोलॉजी के हित में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। ईस्ट यूरोपियन कंट्री स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन। उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सोवियत यूनियन के, कि हम कितने ज़्यादा पीछे रह गए, हम तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इकॉनमी में आ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो लीडर थे, करप्ट लीडर थे जिन्हें कहते हैं हम, क्योंकि वही खड़े हो रहे थे, वही जीते जा रहे थे। उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे, वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, गोर्बाचेव के अगेंस्ट स्टैंड हो गए कि इसको निकालो यहाँ से, हमें डेमोक्रेसी नहीं लानी, हमें वन पार्टी डोमिनेंस ही चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट दे स्टैंड अगेंस्ट रिफॉर्म। वो क्या हो गया, रिफॉर्म के अगेंस्ट स्टैंड हो गए। और जो यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, वो भी क्या हो गए, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड हो गए। इसलिए स्टैंड हो गए क्योंकि वो, उनको पता लग गया था कि हम जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड में हैं, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। बल्कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए था, उन्हें अपनी गवर्नमेंट के साथ जाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे रिफॉर्म करें और ऐसी टेक्नोलॉजी हम एडवांस करें। बट जो इफेक्ट था वो रिवर्स हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ अकूप। अकूप क्या है, एक टाइप का एक ग्रुप है, पावरफुल ग्रुप है, हु वांट्स मिलिट्री और नॉर्मल स्टेट अंडर हर। ये एक टाइप का ग्रुप होता है, जैसे कि कई दंगे वगैरह हो जाते हैं किसी शहर में, तो वो क्या होता है, एक पावरफुल ग्रुप होता है जो चाहता है कि स्टेट भी हमारे अंदर चले और कोई मिलिट्री भी है वो भी। ऐसे ही ये ग्रुप होता है अकूप। ये 1991 में इनकरेज करा गया था बाय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा क्यों, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाह रही थी कि कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम हो या रिफॉर्म आए सोवियत यूनियन में या कोलैप्स हो सोवियत यूनियन का। तो उन्होंने क्या करा, अकूप खड़ा करा कि ये जो है ये हमारी तरफ से लड़ेगा। पावरफुल ग्रुप, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए थे। ये चाहते थे कि मिलिट्री और नॉर्मल स्टेट्स जो है वो हमारे अंडर आ जाए। नाउ पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम एंड डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल रूल। अब लोगों को क्या हो गया था कि फ्रीडम जो है उन्होंने टेस्ट कर ली थी, अब वो ओल्ड स्टाइल के साथ नहीं जाना चाहते थे। वही कि उनको फ्रीडम ना हो बोलने की, अब वो वाला स्टाइल नहीं चाहते थे। तो इस सब को इनकाउंटर करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप जो था वो इस्टेब्लिश करा था, दैट इज़ नोन एज अकूप। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है व्हाट इज़ अकूप, और अगर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आता है तो आप एज इट इज़ लिख देना, यू कैन ईजिली गेट गुड मार्क्स। And yes, that's it for the video. I hope you like it. Do like and subscribe to my channel. Share it with your friends and classmates so they can also get the benefit of this video. I hope you like it. If you have any doubt of or inquiry, comment me down. I will reply you later. And yeah, that's it for the video. Hope you like it. Thank you so much.